हाँ तो दीजिए पहले विद्यार्थियों कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 10वीं हिंदी विषय का जो पेपर है वो हम यहाँ से लेकर जाने वाले हैं आपका जो 2 दिसंबर को होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हो आप हमको अब लाइव दिखा रहे हैं जो कक्षा 10वीं हिंदी का अनिवार्य का जो पेपर है वो कंप्लीट हमने ले लिया है। यहाँ से इसकी डील डन हो चुकी है। प्यारे बच्चों इस पेपर का जो कंप्लीट सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो। इस पेपर का जो एक एक प्रश्न का सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में आगे देने वाला हूँ। 1 मिनट भी आपको स्किप नहीं करना है और प्रत्येक प्रश्न का आंसर बिल्कुल सटीक आपको उत्तर देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखना है। चाहते हो उसकी सॉल्यूशन सहित आप पीडीएफ लेना तो वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले मेरे चैनल के पेज पे आ जाना। चैनल के पेज पे आते ही आपको सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करना है। सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करते लाइक वाले बटन पे क्लिक करना है। लाइक वाले बटन पे क्लिक करते आगे आपको हाइप का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे ब्लैक रंग में लिखकर आएगा 860 पॉइंट हाइप है। तो इस पे आपको जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो हाइप हो जाएगी। इस प्रकार आपको 3 बार करना है। जैसे आपकी वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करना है, व्हाट्सएप का आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है। और आप देख सकते हो आप पेपर का। हाँ तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों जो कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 का हिंदी विषय का कंप्लीट पेपर प्यारे विद्यार्थियों मिल चुका है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका सॉल्यूशन आपको मैं इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। ये हिंदी विषय का आपका पेपर होने वाला है कक्षा 10वीं का, ये हिंदी विषय का पेपर है और यहाँ पे आप अपने पेपर के कोड भी देख सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले आपको अनुक्रमांक इनकी अंकों में लिखने हैं, इनकी फिगर्स में लिखने हैं, यहाँ पे आपको शब्दों में लिखने हैं, इनकी वर्ड में लिखने हैं। कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 13 रहने वाली है, पूर्णांक आपके 70 रहने वाले, मुद्रित पृष्ठ आपके 4 रहने वाले, समय आपका 3 घंटे और 15 मिनट रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 2 बार कोड लगे हुए हैं, इन बार कोडों को आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। पहला देखिए, परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखे और दूसरे देखिए प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर है, यदि आप देख लेते हो वीडियो को अंत तक तो आप अपनी एग्जाम में 70 में से 70 नंबर फोड़ कर आओगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सामान्य निर्देश आपको दिए हुए हैं। पहला परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें, यानी कि आपको अनुक्रमांक अवश्य लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये अंक बार भी प्रश्न के सामने ही अंकित है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। यहाँ पे देखिए कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र का नामांकन अनिवार्य लिखे। फिर दूसरा बोल रहा है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है और तीसरा बोल रहा है कि प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित है। फिर यहाँ पे आपको सेक्शन ए यानी कि खंड ए दिया हुआ है और इसके अंदर आपको पहला बोल रहा है कि पहला प्रश्न निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। पहला देखिएगा कि तनावग्रस्त की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जैसा भय नहीं तो वैसा पढ़ने नहीं करता है, पर एक व्यक्ति को दूसरे जाति से एक वर्ग को दूसरे वर्ग से भय के स्थायी के कारण प्रतिदिन हो गए हैं। सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ संघर्ष की और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अविरल चल रही है। एक हाथ का मिलाप नहीं है और यह भयंकर तनावग्रस्तता में उत्कृष्ट आदर्श केवल न होने की चाहिए अपितु एक रूप संपन्न लक्ष्य अपनाना चाहिए। इस युग में नैतिक और सिद्धांतों का आचरण से गिरा और वर्तमान में उद्यमान को शासन के भीतर रखने के लिए आत्मधर्म के उच्च और पवित्र आदर्शों को लेकर शासन में प्रतिष्ठा आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये आपको पैसेज दिया हुआ था, इसको हमने पढ़ लिया। ये अपठित आपका गद्यांश था और इसको हमने पढ़ लिया है। अब देखिए इसके प्रश्नों का मैं आपको सोल्यूशन भी दे देता हूँ। पहला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो उपयुक्त गद्यांश का जो उचित शीर्षक रहने वाला है वो हो जाएगा आपका भय। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? भय हो जाएगा, यानी कि ए वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला देखिएगा, अगला आपसे बोल रहा है कि एक देश को दूसरे देश से व्यय के कारण हो गए हैं निर्बल संबल स्थायी या फिर क्षणिक। तो यहाँ पे हो चुके हैं भाई स्थायी, यहाँ पे क्या हो चुके हैं भाई स्थायी हो चुके हैं। तो स वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि सबल और निर्बल देशों के बीच अविरल चल रही है शोषण की प्रक्रिया, भय की प्रक्रिया और स है कि शंका की प्रक्रिया, द है कि भाईचारे की प्रक्रिया, है ना। तो बताइए मेरे विद्यार्थी, तो इसमें आपका जो राइट आंसर वो हो जाएगा किसकी भाई? आपकी हो जाएगी भाई यहाँ पे शोषण की प्रक्रिया। किसकी भाई? शोषण की प्रक्रिया, यानी कि ए वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा कि शासन भूति किस वृत्ति से भिन्न है। शासन भूति किस वृत्ति से भिन्न है? जग वृत्ति से, आत्मधर्म से, राज्य वृत्ति से या फिर आत्मकर्म से? बताइए।
तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मधर्म से, यानी कि ब वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। तो किंतु यह झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी भार बना, आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्रकृति विश्रांति, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निर्याम। तो प्यारे बच्चों, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ये काव्यांश दिया हुआ है आपको। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आपके कि जो आगे आपसे क्या बोल रहे हैं। तो हम इस पेपर के अगले पृष्ठ पे चलते हैं। वे आपको अगला पृष्ठ आपसे क्या बोल रहा है, तो देखिएगा भाई, इसको हम फोल्डिंग कर लेते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, इसकी हमने फोल्डिंग भी कर ली है। अब देखिएगा, आगे आपसे बोल रहा है कि क्या आकार फिर मिटा सकेगा तू अपने मन का संताप, मैं बचपन को बुला रही थी, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। पहला प्रश्न आपसे बोला कि उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। वृद्धावस्था, बचपन, यौवन या फिर जरावस्था। बताइए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बचपन। क्या हो जाएगा भाई? बचपन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा कि कवित्री के अनुसार चिंता के चक्कर में जीवन कैसा बन गया, भार, हल्का, सुखी या फिर प्रसन्न। बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, यानी कि भार। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि निर्मम शब्द का अर्थ है पवित्र, निस्सहाय, निर्वेद या फिर सबल। बताइए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो आपका राइट आंसर वो हो जाएगा निर्मम शब्द का जो अर्थ है आपका वो है आपका पवित्र, यानी कि ए वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला देखिएगा, अगला आपसे बोल रहा है कि उपयुक्त काव्यांश में संताप मिटाने वाला है परिवार, संयोगी, बचपन या फिर यौवन है। तो उपयुक्त काव्यांश में संताप मिटाने वाला है, उसके अंदर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? बचपन। संताप मिटाने वाला है तो बचपन, स वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके 4 नंबर के, एक अपठित गद्यांश था, एक अपठित पद्यांश था। 8 नंबर का आपको मैं कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया हूं। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको खंड ब दिया हुआ है जिनमें बोला है कि संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्न में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, लगभग 300 शब्दों में। कितने शब्दों में? 300 शब्दों में, यानी कि आपको आपकी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की जो आपको कॉपी दी जाती है उसके 3 से 3.5 पेज आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर आपके 5 नंबर कोई नहीं निकाल सकता, यानी कि कोई कट नहीं कर सकता। तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन के महत्व, यानी आपको इसमें 4 पॉइंट भी आपको दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है प्रस्तावना, अनुशासन का अर्थ और आवश्यकता, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व या फिर उपसंहार। या तो आप इस पे लिख सकते हो, या फिर स्वतंत्रता के 78 वर्ष में क्या खोया और क्या पाया, इसकी प्रस्तावना, स्वतंत्रता का अर्थ और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की स्थिति या फिर उपसंहार। अगला तीसरा आपसे बोला कि नैतिक शिक्षा की आवश्यकता। इसमें आपका तो प्रस्तावना लिखनी है, फिर नैतिक शिक्षा की अवधारणा की आवश्यकता लिखनी है, या फिर भारत में प्रमुख नैतिक शिक्षण संस्थाएं, और इसमें आपको उपसंहार, इनमें आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके 3 के 3 जो मैंने आपको बता दिया है। अगला देखिएगा, आपसे चौथा बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विजयनगर का छात्र नरेंद्र मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र आपको लिखनी है। क्या लिखनी है? प्रार्थना पत्र लिखनी है। तो इसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों, आपको प्रार्थना पत्र लिखने है। स्वयं को क्या मानना है? आपको नरेंद्र मानना है। स्वयं का नाम भी आपको दे दिया है, क्या भाई? नरेंद्र दे दिया है। अब भाई नेक्स्ट देखिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। स्वयं को लखनऊ का निवासी, स्वयं को लखनऊ का निवासी प्रतिभा मानते हुए अपने मित्र दिल्ली के निवासी रानी को अवकाश के में लखनऊ भ्रमण हेतु आमंत्रित करते हेतु आपको क्या लिखना है भाई? यहाँ पे पत्र लिखना है प्यारे बच्चों। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि आपको क्या लिखनी है। स्वयं को मथुरा निवासी सुरेश मानते हुए अपनी पुरानी साइकिल की बिक्री हेतु एक आपको विज्ञापन सूचित प्रारूप आपको लिखना है। इसके अथवा में आपको दिया है कि नगर निगम हरिद्वार की ओर से जल संरक्षण हेतु जागरूक उत्पन्न करने हेतु आपको उचित एक विज्ञापन का प्रारूप आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है जो जिनका मैंने आपको सोल्यूशन
इनकी पढ़कर संतति, इनमें आपको क्या लिखना है, इसमें विज्ञापन लिखनी है, इनमें पत्र लिखना है, इनमें आपको क्यों लिखना है भाई, आपको इसमें प्रार्थना पत्र, इसमें आपको पत्र लिखना है। ठीक है, यानी कि प्रार्थना पत्र पत्र, फिर दोनों में आपको विज्ञापन विज्ञापन, अथवा में दो अलग अलग विज्ञापन दिए, कोई सा भी लिख सकते हो। अब आपका स्टार्ट होता है ग्रामर सेक्शन। क्या स्टार्ट होता है भाई आपका ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन के अंदर आपसे छठवां क्वेश्चन आपको एमसीक्यू टाइप बोला है। क्या बोला है भाई, एमसीक्यू टाइप आपसे बोला है, एमसीक्यू टाइप आपसे बोला है, और इसके अंदर आपसे बोल रहा है कि जो क्रम के आधार पर है, यानी कि एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपसे ग्रामर सेक्शन ही पूछा है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो कि क्रम के आधार पर है क्रिया के कितने भेद होते हैं, आपसे पूछा है। तो आपको बताना है कि जो क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके अंदर पहला ऑप्शन दिया है आपको 2, दूसरा दिया है आपको कितने भाई 3, और तीसरा दिया है आपको 4, और लास्ट का दिया है आपको 1। तो क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों, 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। तो यानी ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा कि निम्नांकित में से सर्वनाम है वह क्रिया, ताल या फिर गति। तो निम्नांकित में से सर्वनाम है, आपको ये बताना है। तो निम्नांकित में से सर्वनाम आपका रहने वाला है वह है। अगला देखिए कि अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था बंगाल में, पटना में, डुमराव में या फिर भोपाल में, बताइए। तो अमीरुद्दीन का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो होता आपके डुमराव में। कहाँ हुआ था, डुमराव में। इनकी स वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे, स्वयं को, कबीर को, अपने पुत्र को या फिर अपनी पत्नी को, बताइए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कबीर को। क्या किसको मानते थे भाई, कबीर को मानते थे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हो आपके 4 क्वेश्चनों का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। अब बढ़ते हैं भाई आपके अगले प्रश्न की तरफ। तो एक एक पेज को हम फोल्डिंग कर लिए हैं, और यहाँ पे देखो भाई अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि नेताजी चश्मा पाठ की विधा है, ये एक कहानी है, या फिर ये एक कविता है, या फिर ये एक नाटक है, या फिर ये उपन्यास है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप सोचिए नेताजी का चश्मा पाठ एक विधा है, तो ये नेताजी का पाठ जो ये चश्मा है ये आपकी एक कहानी है। क्या है भाई, कहानी है। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे ये ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा भाई, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि एक कहानी ये भी लेखक का नाम है, मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, गोपाल दास, नीरज या फिर मनु भंडारी, बताइए। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मनु भंडारी। क्या हो जाएगा, मनु भंडारी। द वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोले कि परशुराम आगे से बाहर क्यों हो गए, परशुराम आगे से बाहर क्यों हो गए। तो इसमें आपका देगा शिव धनुष को खंडित देकर, अकारण ही, फिर राम के मोहक रूप को देखकर, या फिर राजा जनक को देखकर। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, परशुराम आगे से बाहर क्यों हुए। तो इसके आपको कारण बताना है कि शिव हुए धनुष को खंडित देख कर। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है, अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि भोलाराम का असली नाम क्या था, कन्हैया, तारकेश्वरनाथ, बम भोला या फिर राम है। तो भोलानाथ का आपको असली नाम बताना है। तो भोलानाथ का जो असली नाम था वो था आपका तारकेश्वरनाथ, यानी कि यहाँ पे आपका बी वाला विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक का नाम है प्रसाद, निराला, पंत या फिर यज्ञ। तो क्या है भाई आपका यज्ञ रहने वाला है। द वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोला है कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। 4 आपको रिक्त स्थान पूछे, इनकी आपको पूर्ति करनी है। स्वर संधि के प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के प्यारे बच्चों 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहले के अंदर आपका जाएगा 5। दूसरे यथाशक्ति शब्द में समास है। तो यथा क्या है, यथाशक्ति में अवयवी भाव समास है। कौन सा समास है आपका, अवयवी भाव समास है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि विदेश शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है। तो विदेश शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है, तो विदेश शब्द में आपका वी उपसर्ग रहने वाला है। अगला देखिएगा कि किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दो दशा के नाम को खालिस्तान संज्ञा कहते हैं। तो खालिस्तान संज्ञा कहते हैं, आपको ये बताना है। तो उस संज्ञा को कौन सी कहते हैं भाई, आपकी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सी संज्ञा कहते हैं, आपकी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है हो गया आपके 4 प्रश्न, 1 2 3 4 कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। अब देखिए भाई 8वां प्रश्न आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। ये आपका पठित गद्यांश होने वाला है कि आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण ही रहती, सूर्य छाने के आविष्कार शायद शीत से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति विशेष हाथ रहा। अब कल्पना कीजिए उस आदमी जिसका पेट भरा, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोता हुआ रात में जगमगाते तारों को देखता है
तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर मोती भाल थाल क्या है। पेट भरने के लिए, तन ढकने के लिए मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी एक ऐसा मानव वास्तव में संस्कृत है और निठल्ला नहीं बैठ सकता, है ना। अब इसमें आपका पहला प्रश्न आपसे बोला है कि आग आविष्कार का क्या प्रेरणा रही है। आग के आविष्कार में क्या प्रेरणा रही है, तो आग के आविष्कार में जो आपकी प्रेरणा रही है, आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा रही है। किसकी रही है? पेट की ज्वाला की प्रेरणा रही है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेट की ज्वाला, पेट की ज्वाला की प्रेरणा, पेट की ज्वाला की प्रेरणा रही है। अगला आपसे बोल रहा है कि शरीर को सजाने की प्रवृत्ति किसके आविष्कार के कारण बनी। तो किसके आविष्कार के कारण प्रति आपको ये बताना है, तो यह सूर्य है, इनकी सूर्य छाने, सूर्य छाने। इसका अर्थ आपसे देखिए कि सुई धागे, सुई धागे, सुई धागे के आविष्कार के कारण बनी है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि खुले आकाश के नीचे सोए व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आती। तो खुले आकाश के नीचे सोए व्यक्ति को नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि वह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। मोती भरा थाल किसे कहा गया है भाई? ये तारों को कहा गया है कि तारे क्या है ना। तो ये मोती भरा थाल क्या है? मोती भरा थाल आपको तारे से लिया गया है, इसलिए इसको नींद नहीं आती। वास्तव में संस्कृत मानव, यानी कि संस्कृत मानव क्या नहीं कर सकता, तो क्या नहीं कर सकता? संस्कृत मानव निठल्ला नहीं बैठ सकता। यहाँ पे ये लाइन आपको लिखनी, निठल्ला नहीं बैठ सकता। वास्तव में संस्कृत मानव है तो क्या नहीं कर सकता भाई? निठल्ला नहीं बैठ सकता। ये आपको करना है। अब देखिए भाई, आपका इसके अथवा के अंदर आपको दिया है, इसको भी आपको पढ़ना है कि आज़ाद हिंद फौज के बारे में ये का सिलसिला है। इसको पढ़कर आपको यही आपको 4 दिए हुए हैं, इसमें से आपको करना है। तो मेरे हिसाब से आप ये ऊपर वाला कर दोगे, और आपको चाहते हो इसको करना तो कर लेना, ठीक है। चाहते हो इसको करना तो आप कर भी सकते हो, ये अथवा का है, ठीक है। अब देखिएगा भाई, 9वां प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो ये देखिए आपको पद्यांश दिया है, इसको आप पढ़ लेना। इसका पहला प्रश्न आपसे बोला कि उपयुक्त पद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। तो इसका जो पाठ का आपको नाम लिखना है, तो ये आपका जो इसका पाठ का नाम हो जाएगा इनकी नाथ संदूर में भज निराला। तो ये किस पाठ से लिया गया है? आपके राम लक्ष्मण से। किससे भाई? राम लक्ष्मण से, राम लक्ष्मण से लिया गया है। तो इस पाठ का सही नाम क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम, परशुराम संवाद। क्या है भाई? परशुराम संवाद है। आगे संवाद भी लिख देना, संवाद है, ठीक है। इससे आगे आपसे बोल रहा है कि सेवक का क्या कार्य होता है। तो सेवक का कार्य सिर्फ सेवा करना होता है। क्या होता है? सेवा करना। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे बोला कि शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान बताया है। तो किसके समान बताया? सहस्त्र बाहु के समान बताया, यानी कि जिसके हजारों भुजाएं हो, यानी कि सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु के समान बताया, सहस्त्र बाहु के समान बताया है। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके 3 प्रश्न। इसके पेजेज के आगे आपसे और भी पूछे गए होंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन हम दे दूंगा। बढ़ते हैं आपके पेज को, करते हैं फोल्डिंग, और यहाँ पे कंप्लीट 9 क्वेश्चनों का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे दिया है। यहाँ पे देखिएगा, आपसे बोला है कि राम ने परशुराम को अपना परिचय क्या कहकर दिया। राम ने परशुराम को अपना परिचय क्या कहकर दिया, आपको ये बताना है। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो अपना दास कहकर दिया। क्या कहकर दिया भाई? अपना दास कहकर दिया, अपना दास कहकर दिया, ठीक है। अगला देखिए भाई, अगला आपसे बोल रहा है, इसके अथवा के अंदर ही आपसे बोला है, इसके अथवा के अंदर से ही आपको बोला है कि इसको पढ़ना है और इसका आप सॉल्यूशन दे सको तो दे देना, ठीक है। मैंने वो एक समझा दिया है और एक का मैंने आपको सॉल्यूशन भी दे दिया है। यदि किसी को अथवा करने की इच्छा हो तो कर लेना, है ना, बिल्कुल ईजी है। इसके अंदर ही इसके आंसर आपको मिले जाते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका खंड द आपसे बोल रहा है। खंड द आपसे क्या बोल रहा है भाई? कि लघुत्तरात्मक प्रश्न के उत्तर आपको शब्द सीमा आपको 40 है। अब यहाँ से आपका 10वां प्रश्न बोला है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए किस प्रकार उपयोगी है। एक दूसरे के लिए किस प्रकार उपयोगी? तो शहनाई बजाने के लिए रीड या फिर नट, जो आपका नरकट की आवश्यकता होती है, वह मुख्य रूप से बिहार के डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इसी कारण शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए क्या है भाई? उपयोगी है, ठीक है। इसी अगला बोल रहा है कि हालदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति पर पहली बार देखा तो उनकी दृष्टि पर क्या बात खटकी। तो क्या बात खटकी थी? हालदार साहब जब नेताजी की मूर्ति को पहली बार देखा तो उसकी दृष्टि में यह बात खटकती है कि
मूर्ति संगमरमर की है लेकिन उस पर चश्मा असली असली यानी कि साधारण तथा काला फ्रेम वाला था। यही बात की मूर्ति तो संगमरमर की है लेकिन इसमें चश्मा संगमरमर का क्यों नहीं लगा हुआ है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोलेगी छोटे बच्चे की मनोहरी मुस्कान देखकर कवि के मन में क्या भाव उमड़ते हैं। यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर आपको क्या करना है भाई, समझाना है। तो छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि ने मन के वात्सल्य और खुशी के भाव उमड़ते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कमल के फूल तालाब को छोड़कर उनकी झोपड़ी में खिल उठे हों और पत्थर भी पिघलकर पानी बन गया हो। अगला देखिए भाई, उत्साह कविता का आपको मूल भाव लिखना है। इससे आगे बोला कि गैंगटॉक शहर को देखकर लेखिका के मन में क्या अनुभूति आई। अगला आपसे बोला कि सांप के निकलने पर पानी फेंकने वाले बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई, जिसे माता के अंचल पाठ के आधार पर आपको समझाना है। और नमक मिर्ची लगाने वाले मुहावरे का अर्थ आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिएगा, आपसे बोला है कि मैंने ये तो बता दिया था। इससे अगला उत्साह कविता का मूल भाव क्या है। तो उत्साह कविता का मूल भाव क्रांति और परिवर्तन के आह्वान है। कवि बादलों के माध्यम से लोगों को जोश और उत्साह भरना चाहते हैं ताकि सामाजिक अन्याय और शोषण विरुद्ध आवाज उठा सके। इससे अगला प्रश्न है कि सांप निकलने पर पानी फेंकते बच्चों की क्या प्रतिक्रिया रही। तो क्या प्रतिक्रिया रही आपको ये बताना है। इससे पहले गैंगटॉक शहर को देखकर लेखिका की क्या अनुभूति हुई। तो ये आपको बताना क्या अनुभूति हुई। तो गैंगटॉक शहर को देखकर लेखिका को लगा कि जैसे माया और छाया भरी दुनिया आ गई है और शहर की सुंदरता को यानी मंत्र मुक्त कर दिया है। अब अगला प्रश्न आपसे बोला कि सांप निकलने पर पानी क्यों फेंकते हैं और इसकी प्रक्रिया हुई, क्या प्रतिक्रिया हुई। तो सांप निकलने पर पानी फेंकते से बच्चे डरकर रोते, चिल्लाते, गिरते। कुछ बच्चे सिर की चोट लगी, कुछ के दांत टूट गए। सभी माँ और बाप की गोद में जाकर छिप गए। अगला है कि नमक मिर्च लगाने वाले मुहावरे का प्रयोग आपको वाक्य में करना है। तो नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर यानी कि वाक्य में जैसे मोहन की बात पर विश्वास मत करो, उसे तो हर बात पर ही नमक मिर्ची लगाने की आदत है ना। अब अगला देखिए भाई, अगला आपसे प्रश्न बोला है कि खंड जो ये आपका 11 यानी अति लघु दीर्घ उत्तरात्मक आपके उत्तर आ जाएंगे। 80 शब्दों में आपको लिखना है कि उत्साह कविता में कवि बादल के माध्यम से क्या संदेश देता है। कि उत्साह जो कविता है उसमें कवि बादल के माध्यम से क्या संदेश देता है। और अथवा में आपसे पूछा है कि संगीत एक आराधना जैसे कि नौबत खाने की इबादत पठित आधार पर आपको स्पष्ट करना है। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। और अगला देखिए कि जाने कितना जग है और हम इन नदियों का हिम शिखरों का साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए कि जो आपके भगीमा ने ऐसा क्यों कहा। इसके अथवा में आपसे पूछा है कि एक दिन हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे अज्ञे की हिरोशिमा में तत्काल कुछ न लिखकर भारत लौटने की कविता क्यों लिखी। नेक्स्ट देखिएगा, आपसे इन दोनों में आपको एक रचनात्मक यानी कि आपको एक परिचय लिखना है। तो परिचय के अंदर पहला आपको दिया है तुलसीदास, दूसरा है यतीन्द्रनाथ मिश्र, एक आपको सब लिख सकते हो। आपका 4 नंबर का रहने वाला है। इससे निबंधात्मक क्वेश्चन आपका पूछा गया है आपको कि दुर्घटना से देर भली सावधानी से मौत टली। दुर्घटना से देर भली सावधानी से मौत टली। सिक्किम यात्रा के दौरान लेखिका को यह चेतावनी किस स्थान पर लिखी मिली। उस मार्ग पर आने वाली कठिनाइयों को अपने शब्दों में आपको लिखना है। और इसके अथवा में आपसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर अज्ञे द्वारा लिखने के कारण क्या स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आपका 4 नंबर का रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पेपर जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में आपको दे दिया। जिन प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं दे सकता था, छोटे प्रश्न थे, उनका सॉल्यूशन मैंने दे दिया। और ये पेपर आपका 3 घंटे और 15 मिनट का है। मैंने लगभग इसको 20 मिनट में आपको सॉल्यूशन दिया है। तो बड़े प्रश्नों का आप मान सकते हो मैं सॉल्यूशन नहीं दे सकता। अब देख सकते हो प्यारे बच्चों, इसका जो बड़े प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो भी आपको मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा आपको, इसके लिए कुछ ही मत करना, आप टेलीग्राम वो ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप चैनल। वीडियो को यदि आप हाइप किए हो तो आपको पीडीएफ शो होगी, अन्यथा पीडीएफ शो भी नहीं होगी। वीडियो को आपको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को हाइप करेंगे तभी आपको पीडीएफ मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, ये देख सकते हो कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। ये पेपर आपके एग्जाम में आपको 70 में से 70 मार्क्स दिलाने में आपकी बहुत ज्यादा यानी कि 70 में से 70 मार्क्स आपको दिलाने में आपकी मदद करेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।